नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मिला युवक का शव, बर्बरता से की गई थी हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जेल में आर्यन खान की हालत हुई बेकार, खर्चे के लिए शाहरुख ने मनी ऑर्डर से भेजे 4500 रुपए। आम कैदियों की तरह आर्यन के साथ हो रहा व्यवहार। बीएसएफ के अधिकारों पर भिड़े अमरिंदर सिंह और चन्नी, कैप्टन ने केंद्र के फैसले का किया समर्थन, तो चन्नी ने विरोध जताते हुए फैसला वापस लेने की मांग। जनसंख्या पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता, बोले देश में जनसंख्या दर में अंतर की वजह से मुस्लिम आबादी बढ़ी, इस पर नीति बने, ड्रग्स पर लगे लगाम। बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल और मंदिरों में तोड़फोड़, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जताई चिंता, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के दिए आदेश, भारत को भी दी नसीहत। सबसे पहले बात करेंगे सिंघू बॉर्डर पर मचे बवाल पर। सिंघू बॉर्डर पर कब्जा जमाए बैठे फर्जी किसानों पर कभी रेप का आरोप लगा है तो कभी मारपीट का, लेकिन इस बीच इन फर्जी आंदोलनकारियों के मंच के पास से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक को बेरहमी से मारा गया है, शव का हाथ कटा हुआ था, शरीर पर धारदार हथियार से वार किए गए हैं और शव को बैरिकेड से लटका दिया गया। इस वारदात के बाद सिंघू बॉर्डर पर हंगामा शुरू हो गया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने शख्स की हत्या करने का आरोप निहंग सिखों पर लगाया है। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर साहब, भरे आंदोलन के बीच इस तरह एक शख्स की हत्या हो जाती है, ये किस तरह की साजिश है? आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी वहाँ रेप हो रहा है, कभी मोलेस्टेशन हो रहा है, कभी मारपीट होती है, और अब तो एक बर्बर तरीके से एक हत्या का मामला आ गया। और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस जो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है। ये डायरेक्शनलेस है। सबसे पहले वो संयुक्त किसान मोर्चा जो इसके लीडर हैं, एक तो ये इलीगल प्रोटेस्ट चल रहा है, इलीगल जगह पे चल रहा है, तो जो लोग लीडर हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो हत्या अगर हुई है, रेप अगर हुआ है, अगर वहाँ पे मारपीट की घटना होती है, तो सबसे पहले एफआईआर उन तमाम लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं और जो प्रेस रिलीज इशू करके ये कहते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई, लेना देना क्यों नहीं है? कोई आउटसाइडर तो तुम्हारे इस फर्जी आंदोलन में घुस नहीं सकता। सबको जगह कौन कहां पे रहेगा नहीं रहेगा ये आप तय करते हो। कौन अंदर आएगा, कौन बाहर रहेगा, कौन रुक सकता है, कौन नहीं रुक सकता है, ये सब वहां की समिति तय करती है। मीडिया तक अलाउड नहीं है। और ये तो 3 दिन से आपके साथ रह रहा था और फिर अचानक से आप उसकी हत्या हो जाती है तो उसको धार्मिक रूप भी दिया जा रहा है कि ये आरोप लग रहा है कि वो धर्म ग्रंथ की वहां पे बेअदबी हुई है। तो खैर, ये तो जांच का मसला है, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट से है। भाई, लखीमपुर खीरी में तो जज साहब का हृदय पिघल गया। सु मोटो उन्होंने केस को उठा लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के वही जज साहबान, उनकी नींद जगेगी? क्या वो जागृत होंगे? क्या सु मोटो इस केस को कल सुनेंगे, या फिर आप भी टीन का चश्मा लगा करके आप हर मुद्दे को कौन सही है कौन गलत है उसका एक अलग पैमाना बना करके आप चीज़ों को देखेंगे? और तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा है वो इस मोदी सरकार से है। कब तक ये चलेगा तमाशा? कब तक चलता रहेगा ये? आपने वहां पे घर बनाने के लिए दे दिया, वहां पे तबेला बन रहा है, वहां क्या चीज नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, लेकिन केंद्र सरकार है कि कोई कुछ करना ही नहीं चाहता वहां पे। ये टाइम है बुलडोजर चलाने का और तमाम नेताओं को जेल के अंदर फेंकने का। जब तक ये तमाशा खत्म नहीं होगा, रोज इस तरह से हत्याएं होंगी, रेप होगा और वहां पे तरह तरह के कुकर्म होंगे, और इसके लिए जिम्मेदार केंद्र की सरकार, दिल्ली की पुलिस और सुप्रीम कोर्ट होगी। जी डॉक्टर साहब,
अब बात आर्यन खान की। ड्रग्स केस में हुई लंबी सुनवाई के बाद भी आर्यन खान को जमानत नहीं मिल सकी। अब शाहरुख खान के लाडले को 20 अक्टूबर तक के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा। ऑर्थर रोड जेल में आर्यन को कैदी नंबर N956 बनाया गया। अब आर्यन को जेल में आम कैदियों की तरह ही रहना पड़ रहा है और अब घर की तरफ से जेल में आर्यन खान को 4500 रुपए मनी ऑर्डर आए हैं, जिससे वो कैंटीन से अपने लिए जरूरी सामान ले सकता है। वहीं जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि कैदियों को हफ्ते में मोबाइल से वीडियो कॉल पर अपने परिजनों से बात करने के लिए दिया जाए। उसी के तहत आर्यन को उनके परिजनों से वीडियो कॉल कराई गई है। डॉक्टर साहब, जेल में आर्यन को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। 20 तारीख को उनकी सुनवाई होनी है, पर अब आगे होगा क्या? देखिए, जो खबर जेल के अंदर से आ रही है उससे साफ साफ मालूम चल रहा है कि आर्यन खान वहाँ पे जेल के कैरिकुलम से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। 6 बजे सवेरे जगना होता है। अब शाहरुख खान का बेटा 6 बजे जग जाए तो फिर तो शाहरुख खान का बेटा ही ना हुआ। आप जो शख्स 2 बजे रात तक 3 बजे भोर तक पार्टी करता हो, उसको अचानक से आप कहते भाई 6 बजे मॉर्निंग में जगना है, तो दिक्कत तो होगी। और 6 बजे शाम में वापस अपने कमरे के अंदर चले जाना है। मतलब आप देखिए, सारे दोस्तों को अलग अलग वार्ड में रखा गया है। दिक्कत इससे ज़्यादा कहीं और बड़ी है आर्यन खान की। आर्यन खान बड़े बड़े रसूखदार लोगों के साथ पला बढ़ा है। उसके घर पे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ऐसे लोग आते हैं जी। इसको लगता है कि वहाँ पे तो कोई टेलीविज़न नहीं, कोई फ़ोन नहीं, जो पल पल की खबरें उसे मिलते रहें कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो अंदर बंद है। उसे लगता है कि कभी कोई अंकल का फ़ोन आ जाएगा, कोई पुलिस वाले आ जाएंगे और उनको खुशखबरी दे देंगे। और होता ये है कि पुलिस वाले थोड़ा अलग ध्यान दे रहे हैं इनके ऊपर, क्योंकि शाहरुख खान का बेटा है, उसके सिक्योरिटी का भी मसला है, कैदियों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो पुलिस वाले बार बार उसके कमरे की तरफ, वार्ड की तरफ जो है वो आते हैं। और जब भी कोई नया शख्स, नए पुलिस वाले को ये देखता है, वो दौड़ के भाग के आके पूछता है कि भाई कि कोई खबर हमारे लिए आई, कोई खबर हमारे लिए आई। तो ये एक दिक्कत उसको हो रही है। खाना पीना भी, मॉर्निंग में पोहा मिलता है, दिन में दाल रोटी और कभी कभी सब्जी भी मिल जाती है। तो ये साधारण कैदी की तरह वो जी रहा है। बताया ये जा रहा है कि एक चादर और एक कंबल मिला है। अब कंबल का तकिया बना लो या बिस्तर बना लो या फिर उसको ओढ़ना हो, मच्छर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी यातनाएं, इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको वो काटनी पड़ रही हैं। वो सिर्फ इसलिए कि शाहरुख खान अपने दम्भ, अपने घमंड, अपने रसूख, अपने पैसे की वजह से वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो कभी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे देखिए, 20 तारीख के बाद जो मेरा अपना असेसमेंट है, नहीं लग रहा है कि उसे बेल मिलने वाला है, क्योंकि जज साहब ने कहा है कि वो व्हाट्सएप चैट्स के ऊपर जो है वो बाकायदा स्टडी करेंगे, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। और व्हाट्सएप चैट के अंदर एनसीबी ये दावा कर रही है कि ये शख्स के पास से भले ही ड्रग्स बरामद नहीं हुआ हो, लेकिन इसके तार, इसका संपर्क इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से है। तो आगे 20 तारीख को फिर से यही सिलसिला दोहराया जाएगा, बहस होगी। लेकिन जिस तरह का केस बनता हुआ दिख रहा है ये, उसमें बेल मिलने के चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पंजाब कांग्रेस में जारी कलह पर। पंजाब कांग्रेस में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। अब बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर सीएम चन्नी और कैप्टन आमने सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर सख्त एतराज जताया है, तो वहीं पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे ठीक फैसला करार दे रहे हैं। कैप्टन ने अपने बयान में कहा कि कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान आतंकी पंजाब में ज्यादा से ज्यादा हथियार और नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं। इसीलिए बीएसएफ की मौजूदगी और ताकत हमें और ज्यादा मजबूत करेगी, जिसके बाद चन्नी ने इसे फेडरल सिस्टम पर हमला करार दिया है और केंद्र सरकार से फैसले को वापस लेने की अपील की है। डॉक्टर साहब, बीएसएफ की पावर बढ़ने से तो देश को ही फायदा होगा, लेकिन पंजाब के सीएम को ये फैसला इतना खल क्यों रहा है? वो इसलिए खल रहा है कि अभी कुछ दिन पहले एक प्रोटोकॉल के तहत चन्नी साहब प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, और अमित शाह ने एक ऐसा खेल कर दिया कि चन्नी को समझ में नहीं आया और चन्नी न घर के रहे न घाट के। हुआ ये
कि वहाँ जब अमित शाह से बातचीत हो रही थी तो अमित शाह ने चिंता जताई कि भाई पंजाब में ड्रग्स आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, इसके ऊपर कुछ ध्यान दीजिए, आप नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो चन्नी साहब ने कहा कि भाई आप कुछ कानून बनाओ, इसमें मिलजुल करके, इसमें बिना विलंब किए हुए किस तरीके से पंजाब को इन चीज़ों से बचाया जाए, इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। तो आपने तो दोनों हाथ में लड्डू दे दिए। बात चन्नी की तरफ से ही आई कि बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया जाए। इमीडिएटली उन्होंने कह दिया कि भाई बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया जाए। अब जैसे ये दायरा बढ़ाया गया, कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल तिलमिला गई। वो क्यों तिलमिलाई, ये अलग एक राज है। ये बीएसएफ का दायरा पहले समझ लीजिए है क्या। पहले 15 किलोमीटर तक कोई भी बॉर्डर है, वो 15 किलोमीटर तक बीएसएफ वहाँ पे सर्च कर सकती है, रेड कर सकती है, और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे वो मवेशी की जो तस्करी होती, जो हिंदुस्तान से गाय मवेशी सबको जो भेजा जाता है इलीगल तरीके से, उन सबको रोकने के लिए उसका जुरिडिक्शन सिर्फ 15 किलोमीटर तक ही था। तो होता यह था कि 15 किलोमीटर के ऐसा स्पेस होता था कि जैसे बांग्लादेश से आया, कोई भी आया, तो वो वहाँ के लोकल लीडर, वहाँ की राज्य सरकार, कांग्रेस, ममता, या फिर आप देखिए किस किस तरह की सरकारें रही हैं असम के अंदर। 3 राज्यों में ये लागू हुआ है, बंगाल, असम और पंजाब के अंदर। तो इन लोगों को वो जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता था, तो काम बस इतना ही करना होता था कि आप रात के अंधेरे में घुसे, 15 किलोमीटर रात भर पैदल चल लिया या कहीं से आप घुस गए, और जैसे ही आप 15 किलोमीटर के बाहर गए तो फिर आप फ्री हो गए। उसमें होता ये था कि बीएसएफ कार्रवाई करती थी, फिर वहाँ लोकल पुलिस को देती थी। अब ये हो गया है कि ये 50 किलोमीटर तक हो गया। 50 किलोमीटर रात भर में आदमी पैदल नहीं चल सकता जी। आपको फिर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, फिर सड़क के रास्ते से ही आपको जाना आना होगा। अब दूसरा एक और एंगल इसमें आ गया, वो ये आ गया कि बीएसएफ का ये तो कार्य क्षेत्र हो ही गया, और उसमें वो अगर किसी इलीगल एक्टिविटी को पकड़ता है, जैसे ड्रग्स, तो वो ड्रग्स का मसला ज़रूरी नहीं है कि वो राज्य सरकार को दे, वो एनसीबी को दे देगा। राज्य सरकार का लेना देना नहीं इससे। हथियार आ रहे हैं, उसे एनआईए को दे दिया, तो लोकल पुलिस, लोकल स्टेट का जो लेना देना नहीं। अब ये कानून लगते ही ये कांग्रेस पार्टी जो बांग्लादेशियों को देश में बाकायदा बसवाई है, जिस तरह से बंगाल में ये जो पूरा जो बॉर्डर इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका बन चुका है बंगाल के अंदर, असम के अंदर, वहाँ जितनी तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे नकली नोट का मसला हो, चाहे ड्रग्स का मसला हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला हो, प्रोस्टिट्यूशन का मसला हो, मवेशियों के तस्करी का मसला हो, ये सारी चीज़ें उसी 50 किलोमीटर के दायरे में वही सेंटर बना हुआ है। और जैसे ही ये अमित शाह ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला, ये बिलबिला उठे। ममता बनर्जी बिलबिला रही उधर, असम की सरकार कह रही कि बहुत मोस्ट वेलकम, ये जो है बहुत सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पाकिस्तान से पता नहीं क्या रिश्ता है, क्या दोस्ती है। और ये सारी चीज़ें कब हुई, जब आपको याद होगा कि कैप्टन अमरिंदर जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो वो अजीत डोभाल से भी मिले और वो अमित शाह से भी मिले, और उन्होंने ये पब्लिक बयान दिया था कि ये कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते चली जा रही है। तो उसी के आधार पर ये काम हुआ है। दिल्ली में बैठे हुए लोग वो नाराज़ हो गए, और चन्नी को लगा कि अब हमारी कुर्सी खतरे में है, तो वो यू टर्न लेकर के वो सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि फेडरलिज्म खतरे में है। कोई खतरा नहीं है। हिंदुस्तान में उन पॉलिटिकल पार्टीज, उन लीडर्स को बेनकाब करने की आवश्यकता है जिन लोगों ने इस देश में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को और ड्रग माफिया को और आर्म्स डीलर्स को, आज जिन लोगों ने फ्री छूट दी है, जिन सरकारों ने, उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब,
अब खबर मोहन भागवत के बयान पर। आरएसएस की स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आतंकवाद, ड्रग्स, पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। साथ ही जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर चिंता जताई और जनसंख्या नीति पर नसीहत दी। मोहन भागवत ने ड्रग्स पर बयान देते हुए कहा कि देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आ रहे हैं, उनकी आदतें लोगों में बढ़ रही हैं। हमें पता है कि इस नशे का पैसा कहां जा रहा है, इसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है और इससे बचने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने जनसंख्या नीति पर कहा कि जनसंख्या नीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। घुसपैठ की वजह से जनसंख्या में असंतुलन, घुसपैठियों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर बयान दिए हैं, ये बयान कितना अहम है? देखिए, दो करंट मुद्दा है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि जिसको समझना चाहिए। ये जो आर्यन खान का जो केस हो रहा है उसको लेकर के जिस तरह से ड्रग्स के मसले के ऊपर उठाया, तो ये समझिए कि आरएसएस प्रमुख अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो संघ परिवार का लाइन है, वही वो मुद्दे हैं जिसके ऊपर संघ अगले 1 साल तक काम करेगी। तो ये साफ साफ एक संकेत है कि केंद्र सरकार ये जो अभी एनसीबी के साथ ये जो ड्रग्स का जो जितना भी कानून है बहुत लुंज पुंज है, लोग बच के निकल जाते हैं, बेल मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो यह आप यकीन मानिए कि इसके ऊपर कोई कड़े कानून आएंगे। लेकिन बड़ा जो कंट्रोवर्शियल जिसके ऊपर मीडिया में चर्चा हो रही है वो जनसंख्या को लेकर के हो रही है। देखिए, जनसंख्या और उसके आंकड़े और उसको घुमाने फिराने का काम ये वामपंथी, ये दिल्ली में बैठे दलाल पत्रकारों का बहुत पुराना रहा है। एक फैक्ट जिसको जानना और समझना है, वो फैक्ट ये है कि 1951 में हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या 88 पॉइंट समथिंग, मतलब ये 89% पॉपुलेशन हिंदुओं की थी आज़ादी के समय 51 के सेंसस में, जो अभी घट के 84, मतलब 5% हमारी जनसंख्या कम हुई है 50-60 साल में। ठीक, मुसलमानों की जनसंख्या 51 में हिंदुस्तान में 9.8 थी, जो बढ़ के 14.2 हो चुका है और ये 2011 का है। 2021 में कई सारे जो पॉपुलेशन के ऊपर वॉच रखते हैं उनका मानना है कि ये 20%। क्या रेट है, क्या ये है, वो कोई माने मतलब नहीं है। जिस रेट से हिंदुओं की का जो परसेंटेज वो कम होता चला जा रहा है, हम 5-6% कम हुए हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 8-9% के आसपास वो ज़्यादा हुआ है। गैप अगर देखेंगे तो आप ये समझिए कि हिंदू और मुस्लिम के रेशियो में जो गैप आ रहा है वो गैप बढ़ रहा है। 5 इधर 8 उधर 13% का गैप नज़र आ रहा है। अगर ये 200 साल अगर आप स्ट्रेच कर दें तो आपको मालूम चलेगा कि हिंदुओं की संख्या 50-60% के आसपास हो जाएगी और बाकी जो दूसरे मुस्लिम खास करके उनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ते चली जाएगी। और एक ये अनसेड रूल है पूरी दुनिया का कि जहाँ कहीं भी मुस्लिम्स 30% से ज़्यादा होते हैं वहाँ देश को तोड़ देते हैं। ये एक खतरे की घंटी है जिसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए और 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक इस तरह का कानून, कड़ा कानून, उसे लाना अत्यंत ही आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर बांग्लादेश में हुए बवाल पर। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान पंडालों और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। इस हिंसा पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कड़ी निंदा की। शेख हसीना ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई भी इस हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। शेख हसीना ने इसके साथ ही भारत को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। शेख हसीना ने कहा कि भारत में भी ऐसी कुछ नहीं होना चाहिए जिसका असर बांग्लादेश पर हो और वहां के हिंदू समुदाय को नुकसान पहुंचे। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दुर्गा पंडाल पर हमले के बीच भारत को भी नसीहत दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो अपने हिसाब से जो एक्शन लेना है वो ले ही रही है। अच्छी बात यह है कि शेख हसीना, वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। पाकिस्तान में तो कार्रवाई भी नहीं होती। और ये मत भूलिए
बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ढाका नाम क्यों है? ढाकेश्वरी देवी, देवी दुर्गा के नाम पे है वो। और आज वहाँ के हिंदू वहाँ पे दशहरा नहीं मना सकते, मूर्ति नहीं लगा सकते। ये इतिहास का ये जो ब्लंडर है, ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये समझना पड़ेगा। और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके, वही पिछले साल यहाँ डफली बजा रहे थे सीए के खिलाफ। सीए कानून उन्हीं हिंदुओं भाइयों के लिए था कि जिनको वहाँ पूजा करने नहीं दिया जाता, जो दशहरा दिवाली छठ नहीं मना सकते, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। कोई मूर्ति लगाता है तो उसको तोड़ दिया जाता है। ऐसे ही लोगों के लिए सीए बना था। लेकिन जिन लोगों ने देश का बंटवारा करवाया, जिन लोगों ने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में देश को टुकड़े टुकड़े में कर डाला, वही ये दुहाई दे रहे थे कि भाई ये जो कानून है वो गड़बड़ है। बंगाल में जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। पहले यहाँ की मीडिया, यहाँ की सरकार इस तरह की खबरों को छिपा देती थी। अब पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इन जगहों से इस तरह की खबरें आती हैं, तब कम से कम हिंदुस्तान के लोगों के अंदर ये जागृति पैदा होती है कि हमने किस तरीके से अपने ही, जिसको कह सकते हैं गलत नीतियों की वजह से हम सेकुलर बनना चाहते हैं, इस चक्कर में किस तरीके से हिंदुओं का नुकसान हुआ है, ये हिंदुस्तान की जनता रियलाइज कर रही है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।